लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि बच्चों हम हर चैप्टर की शुरुआत में ये देखते हैं कि जिस सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल होता है उसका हमारी बॉडी के अंदर, वो देखते हैं। तो वही चीज बच्चों हम यहां पर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है बच्चों। तो बच्चों हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चों तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ मिलकर खाने को, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टमक है बच्चों, इंटेस्टाइन्स हैं, लिवर है, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, तभी हमारा फूड एफिशिएंटली डाइजेस्ट हो पाता है। इसी तरह से और भी ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं, जैसे मस्कुलर सिस्टम है बच्चों जो हमें मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारी स्किन एंड वेरियस कवरिंग्स ऑफ द बॉडी है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम बच्चों ऑलरेडी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आपको कोशिका में हमने पढ़ाया है बच्चों। नर्वस सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं अभी, फिर स्केलेटल सिस्टम बच्चों जो बोन्स एंड कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों, इसके अलावा भी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों ये सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में जब तक एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तब तक हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिर्फ इनका एफिशिएंटली काम करना ही काफी नहीं है, साथ में क्या जरूरी है, जब तक ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, सिंक्रोनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते बच्चों। जस्ट सपोज करो बच्चों मैंने खाना खाया और मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम ने कह दिया कि भैया अभी मेरी इच्छा नहीं है डाइजेस्ट करने की, मैं तो अभी आराम करूंगा, तो क्या मेरा खाना डाइजेस्ट होगा? मेरे को दौड़ लगानी है, दौड़ लगाते वक्त मेरे हार्ट को ज्यादा वर्क करना जरूरी है, हार्ट रेट बढ़नी चाहिए, मेरे दिल ने कह दिया कि मैं तो धड़कन नहीं बढ़ा रहा, दौड़ ले तू, ठीक है। मुझे एग्जाम देना है, मेरे नर्वस सिस्टम ने कह दिया भैया तू कितना भी दिमाग लगा ले, अभी दिमाग की काम करने की इच्छा नहीं है, मैं तो सोऊंगा, तो क्या मैं एग्जाम दे पाऊंगा? नहीं ना। तो क्या जरूरी है बच्चों कि जब हमारी बॉडी जो डिमांड कर रही है, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करें बच्चों। तो क्या सिग्निफिकेंस है हमारे नर्वस सिस्टम की बच्चों? ईच ऑफ दीज ऑर्गन सिस्टम जो अभी हमने आपको बताए हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड शो इंटरेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंसी। ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस भी शो करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। और इन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए बच्चों किसका होना जरूरी है? ऐसे सिस्टम्स का होना जरूरी है जो इन सभी ऑर्गन्स को एक साथ काम करने में मदद करें। और वो कौन करता है बच्चों? एक हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, ऑफ ऑल आवर ऑर्गन सिस्टम्स। आया बच्चों समझ में? और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए बच्चों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है ये क्या होता है। इसको यदि हम समझना चाहें तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। जैसा मैंने भी आपको बताया, जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करके काम करती है तो हम उसे कहते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं? रनिंग का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। सपोज करो मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, या आप दौड़ रहे हो, तो फिर उस समय क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स क्या क्या करते हैं और किस तरह से इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स की और ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी हमें भागने में मदद करती है, वो देखते हैं बच्चों। जब आपको या मुझे दौड़ना होगा बच्चों तो सबसे पहले तो मैं दौड़ने के लिए सोचूंगा कि मुझे दौड़ना है, तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम, दैट इज हमारा ब्रेन बच्चों। तो सबसे पहला सिस्टम जो वॉकिंग के इवेंट में इन्वॉल्व होगा दैट विल बी आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बच्चों जब हमने सोच लिया है कि हमें दौड़ना है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को उसके लिए तैयार करता है। तो देयर विल बी रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू द एक्सरसाइज। दौड़ना एक तरह की एक्सरसाइज है,
थ्रू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज। बच्चों हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसी चैप्टर में हम देखेंगे, पहले भी इस बारे में चर्चा हो चुकी, मैंने भी आपको बताया है कि हम हमारे नर्वस सिस्टम को फंक्शनैलिटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, वो मेनली हमारे बॉडी के वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मेनली वॉलंटरी मसल्स, मेरे हाथों की मसल्स, मेरे पैरों की मसल्स। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, वो किसको कंट्रोल करता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, मैंने आपको बताया है, वो कंट्रोल करता है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स, जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को। तो बच्चों वॉकिंग के इवेंट में दोनों पार्ट्स काम में आने वाले हैं, हमारा वॉलंटरी कंपोनेंट एज वेल एज इनवॉलंटरी कंपोनेंट। वॉलंटरी कंपोनेंट में हमारे हाथ पैरों की मसल्स काम में आएगी, उन्हीं की मदद से हम दौड़ पाएंगे बच्चों, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना जरूरी है। साथ ही साथ बच्चों अभी हम देखेंगे आगे कि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी की बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिमांड, ब्लड फ्लो की डिमांड, बहुत सारी डिमांड्स बढ़ जाएगी बच्चों। उनको मीट आउट करने के लिए जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल मेरे लंग्स हो गए, मेरा हार्ट हो गया, इन सब की एक्टिविटी भी बढ़ना जरूरी है। और इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो दोनों सिस्टम्स की एक्टिविटी बढ़ रही है बच्चों यहां पर, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम की और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और जब ये दोनों सिस्टम्स एक्टिवेट होंगे हमारे ब्रेन के, तो फिर ब्रेन को भी इन सभी सिस्टम्स को एफिशिएंटली वर्क कराने के लिए क्या चाहिए बच्चों? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बच्चों क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज ऑक्सीजन, ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां पर क्या जरूरी है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक, हमारे ब्रेन तक भी पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। फॉर दिस सेरेब्रल ब्लड फ्लो बच्चों, जो हाईएस्ट सेंटर है हमारे ब्रेन का, दैट इज द सेरेब्रम, दैट इज द थिंकिंग पार्ट एंड द मेन रेगुलेटरी सेंटर ऑफ आवर बॉडी। तो जब हम रनिंग के बारे में सोचेंगे या वॉकिंग के बारे में सोचेंगे या किसी एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे बच्चों, तो उस वक्त हमारा सीएनएस एक्टिवेट होगा और उसके पास जो ब्लड फ्लो जा रहा है वो बढ़ जाएगा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, एनर्जी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा इनसाइड आवर ब्रेन। तो ये तो बच्चों हो गया पहला ऑर्गन सिस्टम जो इस इवेंट में एक्टिवेट होगा और इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। Now, in the wake of such events, nervous system enhances our, अब ये हमारा नर्वस सिस्टम बच्चों क्या बढ़ाएगा? मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म। तो यदि अब हमें दौड़ना है तो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी रेट इंक्रीज होना जरूरी है, जिसको कौन इंक्रीज करेगा? हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, अब बच्चों क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं। क्योंकि दौड़ने वाले इवेंट में जो हमारी मसल्स है बच्चों, मेरे पैरों की मसल्स, मेरे हाथों की मसल्स, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़नी चाहिए। तो ग्लूकोज सप्लाई कैसे बढ़ेगी बच्चों? देयर विल बी इंक्रीज्ड लिवर ग्लूकोज आउटपुट। बच्चों हमारा जो लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फॉर द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो, जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो अचानक से ग्लूकोज की, तो ये क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हम इसको कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बच्चों। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती है? ग्लाइकोजन बनाती है। क्योंकि ग्लाइकोजन कॉम्पैक्ट होता है तो इसको बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है लिवर में लार्ज अमाउंट में। तो एक तरह से स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो जैसे ही मैं दौड़ने के बारे में सोचूंगा या दौड़ना चालू करूंगा, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेरे लिवर में क्या बढ़ा देगा बच्चों? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ा देगा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एज वेल एज बच्चों जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज हैं, उनसे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हो रहा है? हर तरीके से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जा रहा है ताकि हमारी मसल्स को एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं हो, प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मिल जाए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और हम अच्छे से दौड़ सकें बच्चों। इसी के साथ साथ बच्चों और क्या होता है? जो हमारा फैटी टिश्यू है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो भी एक तरह से एनर्जी रिजर्व ही है बच्चों। तो वहां पर उसका भी ब्रेक डाउन किया जाता है। जब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो बच्चों फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और इनको भी एट द साइट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट मोबिलाइज, मूव करा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये भी कहां पहुंचेंगे बच्चों? मसल्स में पहुंचेंगे, ताकि यदि जरूरत पड़ी, यदि ग्लूकोज सफिशिएंट नहीं होता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, तो फिर इनकी मदद से भी एनर्जी प्रोड्यूस कराई जा सके।
तो यहां पर पूरी तैयारी कर ली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बाय इंक्रीजिंग द ग्लूकोज आउटपुट कि हम दौड़ सकें। और क्या चेंजेस होते हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर विच वी नीड प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ी, ग्लूकोज आउटपुट बढ़ा, लेकिन अब इस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? हमें ऑक्सीजन चाहिए। दो तरह का रेस्पिरेशन आप पढ़ते हो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनर्जी प्रोडक्शन तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन रिलेटिवली काफी कम होता है बच्चों। तो यदि हमें बच्चों बहुत एफिशिएंटली और फास्टली दौड़ना तो हमारी मसल्स में क्या होना चाहिए? प्रेफरेबली एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए बच्चों। और उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए एट द साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। और यहां पर इस समय जो मेन साइट ऑफ एनर्जी डिमांड या प्रोडक्शन है वो क्या है बच्चों? हमारे लेग्स की मसल्स, हमारे हैंड्स की मसल्स, क्योंकि वॉकिंग में वही काम आने वाली है, रनिंग में वही काम आने वाली है बच्चों। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगा बच्चों? यदि हमें हमारे टिश्यूज तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचानी है तो सबसे पहले तो हमारे लंग्स में से हमारे ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो हमारे लंग्स में बाहर से हम जो ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर लेते हैं बच्चों, उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। उसके लिए क्या बढ़नी चाहिए? हमारी ब्रीदिंग रेट। तो बच्चों जब भी हम दौड़ते हैं आपने देखा होगा कि आप बहुत तेजी से सांस लेने लग जाते हो, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जो बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों, आपके टिश्यूज को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो बच्चों जब भी हम रनिंग जैसा कोई इवेंट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो ऑक्सीजन अपटेक है वो कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 1 मिनट में 7 लीटर 7 लीटर्स पर मिनट। इतनी ज्यादा ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाती है बच्चों एट द टाइम ऑफ सच विगरस फिजिकल इवेंट्स। इसके अलावा बच्चों क्या हो रहा है? अब ब्रीदिंग रेट तो बढ़ गई, ठीक है, बाहर से हम ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हैं 1 ही मिनट में। इसका मतलब हमारे लंग्स में से ब्लड में भी ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन अब इस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है? टिश्यूज तक पहुंचाना है। तो किसका रोल आ जाएगा बच्चों? हार्ट का रोल आ जाएगा, क्योंकि दैट इज द पंपिंग ऑर्गन। और नॉर्मली रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट किस रेट से बीट करता है बच्चों? पंप करता है 70 to 75 बीट्स पर मिनट, जिसको हम कहते हैं हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट। और एन एवरेज कितनी होती है बच्चों? 72 बीट्स पर मिनट हम बोलते हैं। लेकिन इस समय ये भी बढ़ जाएगी ताकि 1 ही मिनट में ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंचे हमारी ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यूज तक, हमारी मसल्स तक, ताकि उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिले। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट। कहां तक जा सकती है? 200 बीट्स पर मिनट तक। साथ ही साथ बच्चों 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट से, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट, जो कि नॉर्मली 5 to 6 लीटर्स पर मिनट होता है, वो भी बढ़कर कितना हो जाएगा? 40 लीटर्स पर मिनट। इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी हमारी बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को, हमारी मसल्स को। और क्या चेंजेस हो रहे हैं बच्चों? जैसा मैंने भी आपको बताया, देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, जिसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से 1 मिनट में हम कितनी एयर तक ले सकते हैं? 200 लीटर्स पर मिनट। और इसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, उनके अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एज वेल एज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी 100% होगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है बच्चों इस तरह के विगरस फिजिकल इवेंट्स के लिए। तो ये सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। हमने देखा सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हुआ, फिर ब्रीदिंग सिस्टम में हो रहा है बच्चों, लिवर के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं। ये सभी सिस्टम्स अभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चों? एक तो हमारा नर्वस सिस्टम करता है और कई जगह पर रोल एंडोक्राइन सिस्टम का भी होता है। अब बच्चों ये सारे इवेंट्स हुए, इसकी वजह से हमारी मसल्स के पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई दोनों बढ़ गई है, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है। तो अब हमारी स्केलेटल मसल्स में क्या हो रहा है बच्चों? देयर विल बी इंक्रीज्ड एटीपी टर्नओवर, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, जो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है बच्चों। और साथ ही साथ मसल्स के अंदर भी बच्चों ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जिसको ब्रेक डाउन किया जाएगा टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाएगा, ब्लड से मसल्स ज्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लेंगी। इसके अलावा फैट टिश्यू में ब्रेक डाउन बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। फ्री फैटी एसिड्स जो हैं हमारे ब्लड में, उनका अपटेक भी मसल्स के अंदर बढ़ जाएगा, ताकि यदि ग्लूकोज की कमी हो जाए किसी भी कारण से एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो फ्री फैटी एसिड्स को भी यूटिलाइज किया जा सके फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमारे मसल्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होगी, तो जो ब्लड इन तक पहुंच रहा है उसमें से ये ऑक्सीजन अपटेक भी बढ़ा देगी। जब रेस्पिरेशन का इवेंट होगा मसल्स के अंदर बच्चों, तो ये जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है इसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, बाय प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो क्या होंगे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एज वेल एज देयर विल बी हीट प्रोडक्शन। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब ये जो CO2 है बच्चों, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसको वापस से कहां पहुंचाना है? लंग्स में, ताकि हम इसको बाहर एक्सहेल कर सकें। तो अगेन फिर ब्रीदिंग सिस्टम का, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल आ गया बच्चों। अब इसके अलावा अभी मैंने क्या बोला
जब एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी मसल्स के अंदर तो वहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है बच्चों? हीट के फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारी बॉडी ओवर हीट हो रही है। तो बॉडी गेट्स टू ओवर हीट व्हाइल एक्सरसाइजिंग। अब इस हीट को बॉडी के बाहर निकालना, डिसिपेट करना जरूरी है बच्चों। और वो कौन करेगा? हमारी स्किन करेगी बच्चों। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। पसीना आता है बच्चों जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो स्वेटिंग होती है इसमें हमारी स्किन के थ्रू जो वाटर है वो हीट को लेता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो इस तरह से काफी अमाउंट ऑफ हीट वाटर वेपर्स के थ्रू हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लूज कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे, जो रहना चाहिए वही रहे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े बच्चों। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड स्वेट रेट फॉर हीट डिसिपेशन। और मैक्सिमम कितनी स्वेटिंग हो सकती है बच्चों? 2 to 3 लीटर्स पर आवर। इस तरह से बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रह रहा है। तो बच्चों आपने यहां पर क्या देखा? जब हम रनिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा इवेंट है, एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करने वाला एक फिजिकल इवेंट है, तो इस छोटे से फिजिकल इवेंट को कैरी आउट करने के लिए हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट हर ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है, तभी ये इवेंट होता है। यदि इनमें से कोई सा भी एक सिस्टम अपना काम ठीक से ना करे तो बच्चों हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी ऑर्गन सिस्टम्स का एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना जरूरी है, जो हम समझना चाह रहे थे। तो आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा। और ये कोऑर्डिनेशन कौन स्टैब्लिश करता है बच्चों? हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम करता है। जब ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी बच्चों तो हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स थे दे विल रिटर्न बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। रेस्टिंग कंडीशन में जो एक्टिविटी शो कर रहे थे वापस उसी बेसलाइन एक्टिविटी पर आ जाते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ऑल द ऑर्गन्स रिटर्न्स टू नॉर्मल व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज कम्स टू अ स्टॉप। तो बच्चों अभी हमने क्या देखा कि वाई कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स इज एसेंशियल। क्यों जरूरी है ये कोऑर्डिनेशन, जो अभी मैंने आपको इस रनिंग के इवेंट के थ्रू समझाया है। तो हम क्या जवाब दे सकते हैं बच्चों? क्या समझ में आया हमें? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज क्रूशियल फॉर होम्योस्टेसिस और बॉडी स्टेबिलिटी। आया समझ में? फिर से दिमाग की घंटी बज रही है। सर आपने इतना कुछ समझाया, समझ में तो आ गया कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। क्या समझ में आया? कोऑर्डिनेशन जरूरी है किसके लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। कोई भी हमें काम करना है तो वो हम एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके उसके लिए। तो सर अब ये नया वर्ड कहां से लिया है आप? होम्योस्टेसिस, बॉडी स्टेबिलिटी। तो बच्चों एक्चुअली जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा हमारी बॉडी एक ऑप्टिमम स्टेट में नहीं रह पाएगी। ऑप्टिमम स्टेट किसको कहते हैं? जब जिस चीज की जरूरत हो वो होनी चाहिए। जब मैं दौड़ा तो मेरी मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए था, वो उनको मिल जाए तो वो ऑप्टिमम स्टेट है मेरी मसल्स का। जब मैं रेस्ट कर रहा हूं तो उस वक्त कम एनर्जी प्रोडक्शन की जरूरत है, तो उस समय कम एनर्जी प्रोडक्शन हो, वो मेरी बॉडी का ऑप्टिमम स्टेट है। चाहे मैं दौड़ रहा हूं चाहे मैं सो रहा हूं, जो मेरा बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल कितना होता है बच्चों हमारा बॉडी टेम्परेचर? यदि हम फ़ारेनहाइट्स में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट्स के आसपास, और यदि हम सेल्सियस में बात करें बच्चों तो नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो चाहे हम दौड़ रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब दौड़ रहा हूं तो एकदम से बहुत ही ज्यादा शूट कर जाए, 106 107 चला जाए, नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब मैं सो रहा हूं तो एकदम से आकर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट चला जाए, तो भी बच्चों में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी नॉर्मलाइज रहना चाहिए। तो बच्चों टर्म होम्योस्टेसिस से हम क्या समझते हैं? तो ये जो होम्योस्टेसिस वर्ड है बच्चों, यदि हम इसको ब्रेक करें तो इन ग्रीक होम्योस मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। इसका मतलब क्या हुआ? होम्योस्टेसिस refers to the idea of staying the same। कोई भी चीज यदि अपने एक स्टेबल फॉर्म में रहती है, अपनी एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलती, तो हम कहेंगे कि वहां पर होम्योस्टेसिस मेंटेन है। और जब हम हमारी बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, किसी सेल की बात करते हैं बच्चों, तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट, अ यूनिफॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट बना रहे। टर्बुलेंस बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक चीज बहुत ज्यादा कम हो गई। जिस समय जिस चीज की रिक्वायरमेंट हो वो हो, लेकिन अपनी ऑप्टिमम रेंज में। सिर्फ उतना ही फ्लक्चुएशन हो जिससे हमारा सर्वाइवल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, हम जिंदा रह सके।
ठीक है। तो बच्चों जब हम दौड़ते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हीट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन उतना ही बढ़ेगा जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हो। जब हम सोते हैं तो बॉडी टेम्परेचर कम होता है, लेकिन उतना ही कम होता है बच्चों जिससे अगेन हमारे सर्वाइवल के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। इसी तरह से बच्चों हमारे ब्लड का पीएच सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बात करते हैं कितना होता है 7.4। डिफरेंट कंडीशंस में ये पीएच भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस आता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं। क्यों? यदि ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए तो अगेन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फिर वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी बच्चों, हमारा हाइड्रेशन स्टेट जो है वो भी स्टेबलाइज्ड रहता है। बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाए तो भी दिक्कत है, ओवरलोडिंग हो जाए बच्चों तो भी दिक्कत है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सभी चीजें एक रेंज के अंदर ऑपरेट करती है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस कब पॉसिबल है, जब हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलकर कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक दूसरे को काम करें बच्चों। ये तो आपने भी देखा है बच्चों, आपके स्कूल्स में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई स्पोर्ट्स होता है, चाहे हम टीम गेम की बात करें या किसी कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, तो बच्चों वहां पर जब तक आपकी टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस कब निकल कर आती है, जब हम टीम वर्क शो करते हैं। सेम चीज हमारी बॉडी के साथ है, जब तक सारे ऑर्गन सिस्टम्स टीम वर्क शो नहीं करेंगे होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन रह सकता, एक यूनिफॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन रह सकता। और ये जो कोऑर्डिनेशन है बच्चों, इसको कौन रेगुलेट करता है, हमारे दो सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है होम्योस्टेसिस, और डिटेल में यदि हम इसको समझना चाहें तो एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू कंडीशंस दैट आर ऑप्टिमल फॉर सर्वाइवल। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो होना चाहिए यदि वो हो रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि होम्योस्टेसिस मेंटेन है। शॉर्ट में इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो बच्चों। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कोऑर्डिनेशन कौन स्टैब्लिश करवाता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स क्या करते हैं बच्चों, दे कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स टू फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। अब इस चैप्टर में हम बच्चों स्पेसिफिकली न्यूरल सिस्टम की ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। बच्चों जो डिटेल्ड डिफरेंसेस हैं वो ऑलरेडी एंडोक्राइन सिस्टम में कोशिका मैम ने डिस्कस आपसे किए हैं। अभी मैं बात करूंगा न्यूरल सिस्टम के और एंडोक्राइन सिस्टम के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों न्यूरल सिस्टम किस तरह से कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करता है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। बच्चों यदि दो ऑर्गन्स के बीच में हमें क्विक एक फास्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए तो बच्चों वहां पर न्यूरल सिस्टम ज्यादा प्रेफरेबल होगा इन कंपैरिजन टू एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है इन कंपैरिजन टू न्यूरल सिस्टम। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम रिलेटिवली फास्टली एक्ट करता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो रिलेटिवली स्लो करता है। कैसे? न्यूरल सिस्टम हमने क्या बोला, ये प्रोवाइड कर रहा है एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट। ये दो ऑर्गन्स के बीच में बच्चों पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। तो बच्चों नर्वस सिस्टम किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है बच्चों, नर्व सेल्स का बना होता है, जो लॉन्ग सेल्स होती है, थ्रेड लाइक सेल्स होती है, जिनका एक एंड हमारे ब्रेन से निकलेगा, दूसरा एंड किसी ऑर्गन तक जाएगा, या दो ऑर्गन्स के बीच में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे और क्या करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बच्चों यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स की मदद से पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक, हम कह सकते हैं बिल्कुल एक स्पेसिफिक लोकेशन पे इंफॉर्मेशन को भेज सकता है, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में भेजता है बच्चों न्यूरॉन्स के थ्रू। और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्योंकि बहुत फास्टली ट्रेवल करती है तो एक फास्ट मींस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन है, जिसकी वजह से ये एक हम कह सकते हैं बच्चों बहुत ही स्विफ्ट और रैपिड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। और जैसा बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए ये इतना फास्टली कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर पाता है। High speed services are offered by this system because of transmission of information in the form of electrical impulses with the help of point to point contact
सेल्स हम कह सकते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम की। यहाँ पर बहुत ब्रीफली बात करेंगे, डिटेल में जब आप पढ़ते हो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर वहां पर बात होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बच्चों द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये केमिकल्स जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बच्चों, और इन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। इनका जो ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों दैट इज रिलेटिवली स्लो इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थ्रू न्यूरॉन्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटिवली स्लो काम करता है। अब क्योंकि बच्चों ये दोनों सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, हमारी सारी ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ लाकर इंटीग्रेटेड मैनर में, इंटीग्रेटेड फैशन में वर्क करवाने में मदद कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो दोनों सिस्टम्स हैं बच्चों, द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दे आर कॉल्ड इंटीग्रेटिव सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है बच्चों, टू ब्रिंग टुगेदर, क्योंकि ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ लाकर एक कॉम्प्लीमेंट्री और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने में मदद करते हैं, इसीलिए हमने इनको ये नाम दिया है। अब बच्चों यहां से हम सिर्फ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एनिमल किंगडम है इसमें जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, किस में ज्यादा डेवलप्ड है, किस में कम डेवलप्ड है। डिटेल्स आप एनिमल किंगडम में देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इवोल्यूशन बता रहा हूं मैं नर्वस सिस्टम का। यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स की बात करें तो बच्चों सिंपलेस्ट एनिमल्स में आते हैं स्पॉन्जेस और पोरिफेरा, ठीक है। और यदि हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं मैमल्स, जिसमें हम भी इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं कि सभी एनिमल्स के अंदर एक ही कॉम्प्लेक्सिटी का नर्वस सिस्टम होता है। यदि हम लोअर एनिमल्स की बात करें तो वहां पे आपको हो सकता है तो नर्वस सिस्टम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। और जैसे जैसे बच्चों हम कॉम्प्लेक्स फाइला की तरफ जाते हैं, हायर फाइला की तरफ जाते हैं एनिमल किंगडम के, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम है वो बढ़ती जाती है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड होता जाता है। So the neural system of all animals is composed of highly specialized cells। किसका बना होता है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का, which can detect, receive and transmit different kinds of stimuli। Sponges lack neurons। अभी मैंने क्या बोला है, स्पॉन्जेस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं बच्चों, और इनमें न्यूरॉन्स नहीं होते, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। These are the only multicellular animals that lack neurons। अब बच्चों इनके अलावा जो लोअर एनिमल्स हैं बाकी के, जैसे सिलेंट्रेट्स हैं बच्चों, टीनोफोरा है, इनमें क्या होता है, जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं इनमें नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, प्रिमिटिव टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम हाइड्रा की बात करें जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा को बिलोंग करता है, तो उसमें जो नर्वस सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, इसके अलावा और कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई ब्रेन है, ना स्पाइनल कॉर्ड है, ना कुछ और, ठीक है। तो अब यहां से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हो गया, फिर कौन आता है बच्चों, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इंसेक्ट्स की बात करें जो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे जो नर्वस सिस्टम है वो इन कंपैरिजन टू हाइड्रा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा एडवांस्ड है। और उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स। नर्व्स क्या होती है बच्चों, बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। बहुत सारे न्यूरॉन्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं नर्व, तो इनमें नर्व्स आपको मिलेगी। साथ ही बच्चों यहां पर आपको गैंग्लिया भी मिलेंगे। गैंग्लिया क्या होते हैं, गैंग्लिया आर द प्लेसेस वेयर बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से क्या बनाते हैं बच्चों, साइनेप्सिस बनाते हैं। साइनेप्सिस क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं एरियाज ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स, जहां पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो गैंग्लिया हैं बच्चों, इनकी जो प्रेजेंस है कहां से स्टार्ट होती है, फ्रॉम एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसके पहले ये गैंग्लिया नहीं होते हैं बच्चों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो नर्वस सिस्टम और ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। और फिर जब हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जिसमें हम आते हैं बच्चों मैमल्स के अंदर, तो इनमें हम देखेंगे जो नर्वस सिस्टम होता है ये हाईली डेवलप्ड है, हाईली एडवांस्ड है। और किसमें डिफरेंशिएटेड होता है बच्चों, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एन एलोबरेटेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक। तो आप यहां देख सकते हैं बच्चों वर्टिब्रेट्स में भी जब हम लोअर वर्टिब्रेट्स से हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ जाते हैं, मींस फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे ब्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा डेवलप्ड होता जाता है।
आप यहां देख सकते हैं फिशेज में यदि हम सेरिब्रम जो कि हाईएस्ट सेंटर, जो थिंकिंग सेंटर होता है बच्चों, वो कम डेवलप्ड है। लेकिन यही सेरिब्रम यदि आप मैमल्स में देखें तो बच्चों हाईली डेवलप्ड है, इन सभी में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। इसीलिए मैमल्स सभी वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं बच्चों। तो इस तरह से जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम में लोअर फाइला से हायर फाइला की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम बढ़ती जाती है।